नमस्कार साथियों, बंटी क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। तो आपके लिए एक और नई क्लास लेके आए हैं द्वितीय वर्ष वालों की, यानी सेकंड ईयर की जो पहली सब्जेक्ट है संज्ञान, अधिगम और बाल विकास, इसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर लेके आए हैं आज ही क्लास में। 901 इस विषय का कोड रहता है। तो इसमें हम आपको इकाई यानी यूनिट बाय यूनिट स्टार्ट कर रहे हैं। पहली इकाई से जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर बनते हैं आपके लिए वो सारे के सारे लेके आए। तो आप देख सकते हैं इकाई फर्स्ट, अधिगम की अवधारणा एवं प्रक्रिया, ये आपकी इकाई का नाम है, अधिगम की अवधारणा एवं प्रक्रिया। और ये इकाई आपकी 10 नंबर की है, यानी कि 10 नंबर के क्वेश्चन इस इकाई से पूछे जाएंगे। तो सबसे पहले हम आपके इम्पोर्टेंट MCQ स्टार्ट करेंगे। तो अभी तक आपने बंटी क्लास यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी सब्सक्राइब करो और इस वीडियो को लाइक कर दो, ठीक है। कमेंट बाद में करना लास्ट में क्लास देखते हुए कि आपको क्लास कैसी लग रही है। तो सबसे पहले हम MCQ क्वेश्चंस की बात करेंगे, साथ ही इम्पोर्टेंट है MCQ, जो सारे के सारे पूछे गए इम्पोर्टेंट है आने वाले एग्जाम के लिए, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन है इसमें, अधिगम क्या है। अधिगम क्या होता है वो आपको बताना है। अधिगम क्या होता है, तो अधिगम होता है व्यवहार में स्थायी परिवर्तन। तो इसका राइट आंसर बी ऑप्शन हो जाएगा। अधिगम क्या होता है, व्यवहार में स्थायी परिवर्तन होता है, ठीक है। अधिगम क्या होता है, व्यवहार में स्थायी परिवर्तन होता है। तो सबसे पहले मैं आपको एक इम्पोर्टेंट जानकारी दे दूं और आगे क्वेश्चन पढ़ाने से पहले, तो अभी तक आपने बंटी क्लासेस का कोर्स परचेस नहीं किया है, नोट्स नहीं लिए आपने। अगर आपने नोट्स नहीं लिए हैं तो आप नोट्स ले सकते हैं भाई, अच्छा स्कोर करने के लिए। आपको स्क्रीन पर नंबर दिखाई दे रहा है 72 40 28 72 81, ये हमारा व्हाट्सअप नंबर है। जल्दी से नोट कर लो व्हाट्सअप नंबर को, 72 40 28 72 81, और व्हाट्सअप मैसेज करो अभी और नोट्स परचेस कर लो भाई, नोट्स खरीद लो अगर आपको अच्छा स्कोर करना है, अच्छी तैयारी करनी है कम से कम समय में। और मैं आपको बता दूं, जिन बच्चों ने सेकेंड ईयर के नोट्स हमसे ले लिए हैं तो उनके लिए न्यू नोट्स और हमने बनाए थे। वो न्यू नोट्स हमने उस सेकेंड ईयर वाले ग्रुप में डाल दिए जहाँ पे सारे बच्चे जुड़े हुए हैं 2026 के सेकेंड ईयर वाले, ठीक है। तो उसमें सारे के सारे न्यू नोट्स हमने आज ही अपलोड कर दिए, तो आप वहाँ से ये वो नोट्स डाउनलोड करके आराम से पढ़ सकते हो, ठीक है। तो जल्दी से जिन बच्चों ने नोट्स परचेस कर लिए वो उस कोर्स में ज्वाइन हो जाओ। सेकंड ईयर वाले में अगर वो ज्वाइन नहीं है तो, और जो बच्चे सेकंड ईयर में जो नोट्स लेना चाहते हैं वो इस नंबर पे व्हाट्सएप मैसेज करके नोट्स ले सकते हैं, सेकंड ईयर का कोर्स ज्वाइन कर सकते हैं न्यू नोट्स के साथ और अच्छी तैयारी के लिए, ठीक है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, अधिगम किस पर आधारित होता है। अधिगम किस पर आधारित होता है आपको बताना है। तो अधिगम अनुभव पर आधारित होता है। अधिगम किस पर आधारित होता है, अधिगम अनुभव पर आधारित होता है। ये सारे के सारे इंपॉर्टेंट है, ये सारी PDF आपको सेकेंड ईयर के कोर्स में भी आपको देखने को मिल जाएंगी, तो आप नोट्स परचेज कर लो, ठीक है। तीसरा क्वेश्चन है, गैगने ने अधिगम के कितने प्रकार बताए थे। तो गैगने ने अधिगम के 8 प्रकार बताए थे। कितने प्रकार बताए थे, 8 प्रकार बताए थे। वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक करो जल्दी से। समस्या समाधान किस प्रकार, यानी किसका प्रकार है, समस्या समाधान किसका प्रकार है। तो समस्या समाधान अधिगम का प्रकार है, ठीक है। अधिगम का प्रकार, इसका राइट आंसर अधिगम हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हुए, स्मृति का पहला चरण क्या है। स्मृति का पहला चरण क्या है। तो स्मृति का पहला चरण होता है संग्रहण। संग्रहण होता है स्मृति का पहला चरण, ठीक है, संग्रहण। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विस्मृति का कारण क्या है। विस्मृति का क्या कारण है। स्मृति और विस्मृति में दोनों में अंतर होता है, तो आपको ध्यान रखना है, ठीक है। यहाँ पे पूछ रहा है विस्मृति का कारण क्या होता है। तो विस्मृति का कारण होता है समय का अंतर, ठीक है, समय का अंतर होता है विस्मृति का कारण। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है आपका, अधिगम का हस्तांतरण क्या होता है। अधिगम का हस्तांतरण क्या है। तो अधिगम का हस्तांतरण होता है वो एक सीख से दूसरी में उपयोग करना होता है, ठीक है। एक सीख का दूसरी में उपयोग करना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। वीडियो को लाइक करो भाई, क्लास को अभी तक आपने लाइक नहीं किया है। तो सकारात्मक हस्तांतरण का उदाहरण कौन सा है। सकारात्मक हस्तांतरण का उदाहरण कौन सा है, तो आपको बताना है पुरानी सीख से नई सीख आसान होना, ठीक है। पुरानी सीख से नई सीख का आसान होना, ये इसका राइट आंसर भी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है, पुनर्वलन का अर्थ। पुनर्वलन का अर्थ बताना है आपको। तो पुनर्वलन का अर्थ होता है पुरस्कार देना, ठीक है, पुरस्कार देना हो रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, ये इंपॉर्टेंट है भैया, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बता रहा हूं मैं आपको, ठीक है, इंपॉर्टेंट। डिसलेक्सिया किससे संबंधित है, कई बार पूछा गया है एग्जाम में।
ये मैं आपको ये 901 के सब्जेक्ट के क्वेश्चन करा रहा हूँ, 901 सब्जेक्ट के यानी कि पहली इकाई के। तो इससे आने वाली इकाई में भी क्वेश्चन संबंधित पूछे जा सकते हैं, यानी कि 901 वाले सब्जेक्ट के पेपर में ये क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं। और आने वाले और भी पेपर होंगे आपके 902, 903, उनमें भी ये पूछे जा सकते हैं, क्योंकि सारे पेपर एक दूसरे से रिलेटेड होते हैं। और ये डिसलेक्सिया वाला क्वेश्चन सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। डिसलेक्सिया किससे संबंधित होता है? पढ़ने से संबंधित होता है, ठीक है। डिसलेक्सिया क्या होता है? पढ़ना। डिसलेक्सिया पढ़ने से संबंधित होता है, ठीक है, इतना ध्यान रखेंगे। डिसलेक्सिया पढ़ने से संबंधित होता है और डिस्ग्राफिया लिखने से संबंधित होता है, ठीक है। डिस्ग्राफिया, इसमें ग्राफिया ध्यान रखना, डिसलेक्सिया और डिस्ग्राफिया, ये डिस्ग्राफिया किससे संबंधित है? लिखने से संबंधित है। डिस्ग्राफिया लिखने से संबंधित होता है, इसमें लिखना होता है, ये भी इम्पोर्टेंट है, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है जी, लिखना, ठीक है। डिस्ग्राफिया इम्पोर्टेंट है आने वाले एग्जाम के लिए। अब हम बात करें नेक्स्ट, ये भी इम्पोर्टेंट है, ये तीनों क्वेश्चन बार बार कई बार एग्जाम में पूछे गए हैं। डिसलेक्सिया, डिस्ग्राफिया और डिस्कैल्कुलिया, ठीक है। ये किससे संबंधित है? डिस्कैल्कुलिया की बात करें तो ये गणित से संबंधित होता है, गणित से होता है, ठीक है। डिस्कैल्कुलिया किससे संबंधित होता है? गणित से संबंधित होता है। ये इंपॉर्टेंट है, ये 3 क्वेश्चन का आराम से ध्यान रखें, कंफ्यूज नहीं होना है किसी भी हालत में, ठीक है। नेक्स्ट देखें, व्यक्तिगत विविधता का अर्थ है। व्यक्तिगत विविधता का अर्थ बताना है आपको, सभी अलग अलग होते हैं, ठीक है। इसमें क्या होता है? सभी अलग अलग होते हैं। व्यक्तिगत विविधता का अर्थ होता है इसमें सभी क्या होते हैं? अलग अलग होते हैं, ठीक है। बी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है अधिगम की प्रक्रिया का पहला चरण क्या होता है? अधिगम की प्रक्रिया का पहला चरण बताना है आपको। तो अधिगम की प्रक्रिया का पहला चरण होता है ध्यान, ठीक है, ध्यान। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, तो नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है आपका अधिगम की विशेषता नहीं है। अधिगम की विशेषता नहीं है, तो अधिगम की विशेषता क्या है? जन्मजात नहीं है, ठीक है। जन्मजात अधिगम की विशेषता नहीं है। बाकी की ये क्या है? अधिगम की विशेषता है। अधिगम की विशेषता पूछे तो स्थायी परिवर्तन, अनुभव आधारित और निरंतर, ठीक है। ये अधिगम की क्या है? अधिगम यानी कि सीखना। अधिगम क्या होता है? सीखना होता है, ठीक है। अधिगम का अर्थ होता है सीखना, यानी कि अधिगम क्या होता है? सीखना होता है। तो स्थायी परिवर्तन होता है सीखने से, अनुभव आधारित होता है और निरंतर होता है, ये जन्मजात नहीं होता है, ठीक है, सीखना। ये आपके 5 क्वेश्चन हमने एमसीक्यू करा दिए, एमसीक्यू, ठीक है। एमसीक्यू यानी कि ऑब्जेक्टिव मल्टीपल चॉइस वाले क्वेश्चन है ये, तो आप इनमें से कर सकते हैं। ये 5 नंबर के आपसे पूछे जा सकते हैं। यही क्वेश्चन आपको रिक्त स्थान या एक वाक्य में भी लिखने को बोल सकता है, यानी कि 901 पेपर होता है, इसमें आपके 15 नंबर के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आते हैं 3 टाइप के, यानी कि एमसीक्यू, रिक्त स्थान वाले और एक वाक्य वाले, ठीक है। तो ये आपके 15 क्वेश्चन हमने करा दिए, इनमें से आपको पूछे जा सकते हैं। अब हम आपके कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इसी इकाई से लेके आए, अधिगम की अवधारणा एवं प्रक्रिया विस्तरित क्वेश्चन आंसर लेके आए, ठीक है, व्याख्या सहित। तो अधिगम क्या है? पहले आपको अधिगम यानी कि लर्निंग, अधिगम क्या है, लर्निंग क्या है, उदाहरण सहित समझाइए। तो ये क्वेश्चन है, ऐसे क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं एग्जाम में। तो अधिगम क्या होता है पहले आप यहाँ पे देखेंगे, अधिगम को हमने अच्छे से समझाया है, ठीक है। तो अधिगम क्या है? अधिगम वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा व्यक्ति अपने अनुभव, अभ्यास और प्रशिक्षण से अपने व्यवहार, ज्ञान और कौशल में क्या लाता है? परिवर्तन लाता है, ठीक है। अधिगम कैसा होता है? इसका जो परिवर्तन होता है वो कैसा होता है? स्थायी होता है। परिवर्तन स्थायी होता है। उदाहरण के तौर पे हम समझे यहाँ पे, तो आप यहाँ पे देखें, जैसे एक बच्चा शुरू में साइकिल नहीं चला पाता है, ठीक है, लेकिन अभ्यास करने से सीख जाता है, यह क्या है? अधिगम है, ठीक है। पहले बच्चे को साइकिल देंगे, वो नहीं चला, कोई भी बच्चा पैदा होता है वो कुछ नहीं जानता है, कोरी कॉपी की तरह होता है, धीरे धीरे सीखता है। सीखना ही क्या है? अधिगम है। फिर उसके बाद अभ्यास करता है, फिर उस वही क्या कहलाता है? अधिगम कहलाता है, ठीक है। धीरे धीरे सीख जाता है कोई भी चीज़ को। अब यहाँ पे अधिगम की विशेषताएं, अधिगम की विशेषताएं आपसे पूछे तो अधिगम की मुख्य विशेषताओं के बारे में हमने यहाँ पे लिख रखा है, मुख्य विशेषताएं। तो अधिगम की मुख्य विशेषताएं देखेंगे आपको, यहाँ पे 5 विशेषताएं बताई गई हैं। निरंतर प्रक्रिया, पहली विशेषता है निरंतर प्रक्रिया। इसमें क्या होता है? यह जीवन भर चलती रहती है, ठीक है। अनुभव आधारित, अनुभव से सीखना होता है इसमें, अनुभव आधारित में अनुभव से सीखना होता है। व्यवहार में परिवर्तन, यानी सीखने से व्यवहार बदलता है। नेक्स्ट 4 नंबर पे देखें, उद्देश्यपूर्ण, हर सीखने का कोई ना कोई उद्देश्य होता है, ठीक है। आप जो सीख रहे हैं, आपका उद्देश्य है कि मैं MP DLED, आप ये क्लास देख रहे हैं तो आपका एक उद्देश्य है कि मैं DLED परीक्षा अच्छे नंबरों से पास कर सकूं, ठीक है। सक्रिय प्रक्रिया, इसमें व्यक्ति सक्रिय रहता है, ठीक है, एक्टिव रहता है।
अब उदाहरण सहित समझें, थोड़ा सा इसका उदाहरण देखें। बच्चा बार बार गलतियां करके सही लिखना सीखता है। ठीक है, ये उसका उदाहरण है, आप देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, गैगने के अनुसार अधिगम के प्रकार समझाइए। तो गैगने के अनुसार अधिगम के प्रकार हम आपको पहले बताए थे 8 प्रकार होते हैं, ऑब्जेक्ट में भी बता चुके हैं। तो गैगने के अधिगम को 8 प्रकारों में बांटा गया है। ठीक है, 8 भागों में बांटा गया है, 8 प्रकार होते हैं। तो पहला देखें यहाँ पे संकेत अधिगम। संकेत अधिगम में क्या बताया गया है, आप यहाँ पे देखेंगे संकेत अधिगम, संकेत देखकर प्रतिक्रिया देना। ठीक है, संकेत देखकर प्रतिक्रिया देखना, जैसे घंटी बजते ही कक्षा में बैठ जाना। संकेत अधिगम में क्या होता है, संकेत देखकर प्रतिक्रिया देना, जैसे घंटी बजते ही कक्षा में बैठ जाना। ये उसका एग्जाम्पल है, जैसे आपको समझाएं हम वैसे आप अच्छे से समझना। ठीक है, आपको सरल और आसान भाषा में समझा रहे हम। आप ये क्लास देख लो और नोट्स ले लो। नोट्स इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर अलग से मिलेंगे आपको। ये भी PDF क्लास वाली भी आपको नोट्स में प्रोवाइड करा दी जाएगी। ठीक है, नोट्स वाले कोर्स में ज्वाइन हो जाओ। अभी तक नहीं हुए तो आप नंबर नोट कर लें, 72 40 28 72 81, ये हमारा व्हाट्सएप नंबर है। तो आप ये व्हाट्सएप नंबर नोट कर लें। ठीक है, नोट कर लें जल्दी से, 72 40 28 72 81। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर ले लो। सभी बच्चे सेकंड ईयर में वो अच्छा स्कोर करना चाहते हैं, अच्छी परसेंटेज बनाना चाहते हैं, तो नोट्स ले लो। ठीक है, नोट्स परचेज कर लो, थोड़े से पैसे खर्च करो, अच्छी तैयारी करो। ठीक है, बुक्स से ज़्यादा क्वेश्चन नहीं आते। अगर आप बुक्स पढ़ रहे हैं तो आप नोट्स पढ़ोगे, क्लास देखोगे तो आपकी अच्छी परसेंटेज बन जाएगी, आप अच्छा स्कोर कर सकते हैं आने वाले एग्जाम में। ठीक है, तो चलिए हम नेक्स्ट बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा उद्दीपन प्रतिक्रिया अधिगम। ठीक है, इसका दूसरा प्रकार है उद्दीपन प्रतिक्रिया अधिगम, जिसे जैसे शिक्षक के प्रश्न पर उत्तर देना। ठीक है, जैसे शिक्षक के प्रश्न पर, यानी शिक्षक आपसे प्रश्न पूछ रहे हैं, आप उसका उत्तर दे रहे हैं। श्रृंखला अधिगम, श्रृंखला अधिगम जैसे कदम कदम पर नृत्य सीखना। ठीक है, और मौखिक संघ की बात करें तो शब्दों को जोड़कर याद करना। और भेद अधिगम की बात करें तो सही गलत में अंतर समझना। ठीक है, भेद करना, यानी ये सही है या गलत है, तो ये चीज़ें इसमें। और ये 6ठे नंबर पे आप देखेंगे संकल्पना अधिगम, इसमें फल क्या है ये समझना। ठीक है, फल क्या है ये समझना। और नियम अधिगम में यानी गणित के नियम सीखना। समस्या समाधान में यानी सवाल हल करना। ठीक है, सवाल हल करना। ये आपके 8 प्रकार हो गए गैगनी के। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर है भाई, इसमें से पूछे जाते हैं क्वेश्चन। ठीक है, इंपॉर्टेंट है, जो भी इम्पोर्टेंट रहेगा वो हम आपको बताते चलेंगे। ये क्वेश्चन पहले भी पूछे गए हैं तो आप इनको ध्यान रखें। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, बच्चों के सीखने की प्रक्रिया को विस्तार से समझाइए। बच्चों के सीखने की प्रक्रिया, बच्चे कैसे सीखते हैं वो आपको बताना है। तो बच्चों का सीखना चरणों में होता है। ठीक है, चरणों में होता है। सबसे पहले ध्यान, अटेंशन, यानी पहले बच्चा ध्यान देता है। ठीक है, अगर टीचर आपको क्लास में पढ़ा रहा है, अगर आप ध्यान नहीं देंगे तो आप सीखेंगे कैसे। तो पहला चरण क्या है इसका, अटेंशन यानी कि ध्यान। ठीक है, दूसरा है समझ, अंडरस्टैंडिंग, यानी फिर समझता है, यानी टीचर ने क्या पढ़ाया है आप उसे नहीं समझेंगे तो आपको कुछ भी समझ नहीं आएगा। फिर उसके बाद अभ्यास, प्रैक्टिस, बार बार करता है। आपको क्लास में टीचर ने पढ़ाया, आपने उसे ध्यान से देखा, फिर उसे ध्यान से समझा, फिर आप उसे प्रयास नहीं कर रहे हैं, उसका अभ्यास नहीं कर रहे हैं, प्रैक्टिस नहीं कर रहे हैं, तो आप उसे याद नहीं कर सकते लंबे समय तक। ठीक है, उसके बाद प्रतिक्रिया यानी फीडबैक देना, शिक्षक से सुधार मिलता है। यानी आप जो प्रयास कर रहे हैं, आप जो सॉल्व कर रहे हैं, जैसे गणित में आपको टीचर ने कोई सवाल दिया, आप उन्हें कर रहे हैं बार बार, फिर उस प्रतिक्रिया यानी फीडबैक देना। अगर आप फीडबैक नहीं देंगे तो आपको समझ नहीं आएगा आपने सही किया या गलत किया है। फिर उसके बाद स्थायी अधिगम, अंत में सीख स्थायी हो जाती है। अगर आप ये सब कुछ सही कर लेते हैं, चारों स्टेप अच्छे से कर लेते हैं आप, तो 5वें स्टेप में आपने जो सीखा है वो पढ़ा है वो स्थायी हो जाता है, मतलब याद हो जाता है हमेशा के लिए। ठीक है, जैसे उदाहरण के लिए आप यहाँ पे सीखें, जैसे बच्चा पहले अच्छे देखता है, फिर पढ़ता है, फिर लिखता है, फिर सीखता है। ठीक है, ये हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, स्मृति, मेमोरी क्या है अधिगम में, इसका क्या महत्व, अधिगम में इसका क्या महत्व है ये आपको बताना है। स्मृति वह क्षमता है जिससे हम सीखी हुई जानकारी को याद रखते हैं और ज़रूरत पड़ने पर हम उसे उपयोग करते हैं। जैसे आप जो कुछ भी सीखते हैं उस जानकारी को आप अपने पास याद रखते हैं, फिर उसको ज़रूरत पड़ने पर आप उसका उपयोग करते हैं। जैसे अभी आप पढ़ रहे हैं, आप याद कर रहे हैं, ठीक है, ये आपके माइंड में यानी कि आपकी मेमोरी में सेव हो जाएगा। आप जो फिर एग्जाम लिखेंगे तो आप ज़रूरत पड़ने पर उसका जो सीखी हुई चीज़ आप उसका उपयोग कर रहे हैं। ठीक है, सिंपल। अब इसका महत्व देखें तो सीखने को स्थायी बनाती है,
मेमोरी क्या होती है? मेमोरी क्या करती है? सीखने को स्थायी बनाती है और परीक्षा में याद रखने में मदद करती है, अनुभव को संचित करती है। ठीक है, अनुभव को संचित करती है, ये इसका महत्व हो गया। बहुत ही सरल और आसान पॉइंट में आपको समझा रहे हैं, बुक्स में ये सब नहीं दिया होगा। ठीक है, आप जो सीरीज बुक पढ़ रहे हैं उसमें ये सब कुछ बहुत लॉन्ग दिया होगा, भाषा हार्ड होगी, आपको समझ नहीं आएगा, इसलिए हम आपके लिए सरल नोट्स लेके आए, आप उन्हें पढ़ें, अच्छा स्कोर कर जाओगे। ठीक है, और कम समय में आप पढ़ भी सकते हो। अगर स्मृति ना हो तो पढ़ा हुआ सब भूल जाते हैं। जी हाँ, राइट है जी। अगर स्मृति नहीं होगी तो आप जो भी पढ़ोगे आप उसे भूल जाओगे। स्मृति का काम ही है स्थायी रखना। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, स्मृति के चरण, स्टेज ऑफ मेमोरी, विस्तार से समझाइए। स्टेज ऑफ मेमोरी यानी कि स्मृति के चरण कितने होते हैं ये आपको बताना है। स्मृति के चरण के बारे में बात करें तो संग्रहण यानी कि स्टोरेज और धारण और स्मरण। ठीक है, तो स्टोरेज में जानकारी को दिमाग में रखना। ठीक है, संग्रहण में क्या होता है? जानकारी को दिमाग में रखना, और धारण में उसे लंबे समय तक बनाए रखना, और स्मरण में जरूरत पड़ने पर याद करना। ठीक है, ये आप इन्हें अच्छे से पढ़ें, आप भी इन्हें पढ़ोगे समझोगे। वैसे सरल शब्दों का प्रयोग किया है, जैसे पढ़ना, फिर याद रखना, फिर परीक्षा में लिखना। ठीक है, आप इन्हें अच्छे से पढ़ें। ये सारे नोट्स आपको इम्पोर्टेंट जो कोर्स है हमारा सेकेंड ईयर का उसमें मिल जाएंगे, ये सारी PDF क्लास नोट्स भी। ठीक है, अगर आपने नोट्स परचेस किए होंगे तो। विस्मृति क्या है? तो पहले हमने स्मृति की बात की, हम अब विस्मृति की बात करेंगे और इसके कारण समझेंगे। ठीक है, सीखी हुई बातों को भूल जाना विस्मृति कहलाती है। स्मृति तो वो होती है जो आप सीखते हैं उसे स्थायी अपने मन में रख लेते हैं, अपनी मेमोरी में सेव कर लेते हैं। ठीक है, अपने दिमाग में सेव कर लेते हैं। लेकिन विस्मृति का उल्टा है, जो आपने सीखा है उसे आप भूल जाते हैं, वही क्या है? विस्मृति है। ठीक है, सीखी हुई बातों को भूल जाना, जैसे आप अभी जो पढ़ रहे हैं आप उसे लंबे समय तक याद नहीं रख पाते हैं, आप उसे भूल जाते हैं, तो ये क्या कहलाती है? ये विस्मृति कहलाती है। ठीक है, तो इसके कारण समझें। अभ्यास ना करना, अगर आप अभ्यास नहीं करोगे तो आप भूलोगे, समय बीत जाना, लंबे समय तक आप ध्यान नहीं दे पा रहे हमने क्या पढ़ा। आप अभी आपने ये क्लास देखी, आप इसे फिर देखो मत, मैंने आप जो पढ़ाया है आप इसे 1-2 बार देखते हैं तो याद रह जाएगा, वो स्थायी मेमोरी हो जाएगी आपकी, यानी कि स्मृति मेमोरी हो जाएगी, स्मृति हो जाएगी। अगर आप इसे नहीं देखते हैं, अभी देख के आप छोड़ देंगे तो ये आपकी विस्मृति हो जाएगी। ठीक है, ध्यान की कमी, अगर आप इसे ध्यान से नहीं पढ़ते हैं, नहीं देखते हैं, या मानसिक तनाव, आपके मानसिक तनाव आप पढ़ रहे हैं तो आपको कुछ भी याद नहीं होगा। ठीक है, नई जानकारी का हस्तक्षेप। ठीक है, तो ये पॉइंट है, ये क्या है? कारण है। तो इसका उदाहरण देखें आप, तो अगर रिवीजन ना करें तो पढ़ा हुआ भूल जाते हैं। ठीक है, ये क्या है? विस्मृति का कारण है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, अधिगम एवं स्मृति में सुधार के उपाय लिखिए। अधिगम एवं स्मृति में सुधार के उपाय, अधिगम और स्मृति को कैसे सुधार सकते हैं, तो यहाँ पे ये हमने उपाय लिखे। आप देखें, नियमित अभ्यास करें तो आपकी स्मृति सुधरेगी, बार बार पुनरावृत्ति करें, रुचिकर तरीके से पढ़ें, ध्यान केंद्रित रखें और पर्याप्त नींद लें। जैसे कि मैं आपको एक अच्छी तैयारी के लिए आपको बता दूं, 8 घंटे आप सोना ही है। ठीक है, 8 घंटे आपको क्या करना है? सोना है, अच्छे से 8 घंटे पढ़ना है। टाइम टेबल बता रहा हूँ आपका, 8 घंटे पढ़ना है। 8 घंटे में आप बाकी काम करो, जो भी आपके काम है, खेलना कूदना जो भी कुछ करना है आप कीजिए, लेकिन 8 घंटे आप रेगुलर पढ़िए और 8 घंटे आप रेगुलर नींद लीजिए। सबसे अच्छा काम है पढ़ने का और सही तरीका। ठीक है, और बाकी 8 घंटे में आप कुछ भी कीजिए, आपके घर का कोई भी काम हो, कुछ भी करो, आप रेगुलर 8 घंटे पढ़ते हैं और रेगुलर डेली 8 घंटे सोते हैं अच्छे से, तो आपकी स्मृति अच्छी हो जाएगी। आप जो पढ़ोगे वो हमेशा आपको याद रहेगा। ठीक है, नेक्स्ट देखें, इसका उदाहरण देखें। आप डेली रिवीजन करने से याद लंबे समय तक रहता है। ठीक है, और डेली रिवीजन करोगे, आप जो पढ़ रहे हैं आप उसे रिवीजन करोगे। रिवीजन सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है लंबे समय तक कोई भी चीज़ को याद रखने के लिए। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। भाई लाइक कर दो, लाइक नहीं करते आप, लाइक करो। सबसे पहले आप इस क्लास को लाइक करो भाई, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर लेके आपको समझा रहे हैं, तो आप इस क्लास को लाइक करो अच्छे से भाई, लाइक करो। और ये सारे कोर्स परचेज कर लो भाई, सेकेंड ईयर वाले स्टूडेंट, अच्छा स्कोर करना है, ये आपके पास लास्ट साल है, तो जल्दी से नोट्स परचेज कर लो। ठीक है, दिए हुए व्हाट्सएप नंबर पर नोट्स परचेज कर लो जल्दी से। तो नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है हमारा, अधिगम का हस्तांतरण यानी कि ट्रांसफर ऑफ लर्निंग। ट्रांसफर ऑफ लर्निंग क्या है? उदाहरण से समझाइए। एक जगह सीखी गई चीज़ को दूसरी जगह उपयोग करना अधिगम का हस्तांतरण कहलाता है। जैसे कि मैं आपको बताऊं, जैसे आप अभी मेरे से पढ़ रहे हैं, अभी आप मेरे से सीख रहे हैं,
आप सीख रहे हैं, सीखना ही तो क्या है, अधिगम है। आप सीख रहे हैं, जो आप मेरी सीखी हुई चीज़ों को अगर आप दूसरे स्टूडेंट को पढ़ाते हो, आप टीचर बनते हो तो आप उसे पढ़ाओगे तो क्या हो जाएगा जी, हस्तांतरण हो जाएगा, अधिगम का हस्तांतरण हो जाएगा, यानी ट्रांसफर ऑफ लर्निंग हो जाएगा। ठीक है, आप जो सीखी हुई चीज़ को दूसरे को सिखाते हैं तो क्या हो जाएगा जी, अधिगम का हस्तांतरण हो जाएगा। आप इसे अपने शब्दों में लिख के आए, ऐसे क्वेश्चन आपसे पूछे तो। ठीक है, अगर इसके प्रकार की बात करें तो सकारात्मक यानी कि नई सीख में मदद करता है। ठीक है, सकारात्मक नई सीख में मदद करता है, नकारात्मक बाधा डालता है, और शून्य की बात करें तो कोई प्रभाव नहीं। ठीक है, अब इसका उदाहरण समझे। साइकिल चलाना सीखने से बाइक चलाना आसान हो जाता है। ये क्या है, सकारात्मक प्रभाव है। जैसे आप स्टार्टिंग में साइकिल चलाते हैं, अगर आपको साइकिल चलाना आ गया तो आप बाइक भी आराम से चला सकते हैं। ठीक है, क्लियर। नेक्स्ट देखें भाई, वीडियो को लाइक करो और प्यारी सी कमेंट करो। ठीक है, कमेंट भी किया करो और नोट्स परचेज कर लो भाई, अभी तक नहीं किया है तो भाई ये मौका आपको बार बार नहीं मिलेगा। व्यवहार के आधारभूत सिद्धांत को समझाइए। ठीक है, व्यवहार के आधारभूत सिद्धांत को समझाना है तो व्यवहार का आधारभूत सिद्धांत है, यहाँ पे देखेंगे उद्दीपन प्रतिक्रिया। इसमें क्या होता है, हर क्रिया की प्रतिक्रिया होती है। ठीक है, हर क्रिया की प्रतिक्रिया होती है उद्दीपन प्रतिक्रिया में। पुनर्वलन में बात करें तो पुरस्कार से सीख बढ़ती है। ठीक है, पुरस्कार से पुनर्वलन यानी पुरस्कार से सीख बढ़ती है। अभ्यास से सीख मजबूत होती है। प्रेरणा से सीखने की इच्छा बढ़ती है। ठीक है, प्रेरणा से सीखने की इच्छा बढ़ती है, यानी कि मोटिवेट्स। आप किसी से मोटिवेट्स होते हैं तो आप भी सीखोगे, यार मैं भी ये काम कर सकता हूँ, तो आपके अंदर प्रेरणा बढ़ेगी, इच्छा बढ़ेगी सीखने की। ठीक है, उदाहरण जैसे कि अच्छे अंक मिलने पर छात्र और मेहनत करता है। ठीक है, जैसे कि आपका पेपर होगा 10 नंबर का, आपको उसमें 8 नंबर मिल गए तो आप और ज़्यादा मेहनत करोगे, क्योंकि मुझे 10 में से 10 लाने इस प्रकार से। ठीक है, अच्छे से समझिएगा, कोई हार्ड नहीं है, बहुत ही सरल अच्छे से क्वेश्चनों को लिखा हुआ है इसमें, इम्पोर्टेंट है ये सभी। शैक्षिक निहितार्थ क्या होता है, शैक्षिक निहितार्थ के बारे में आपको बताना है, तो इसका उत्तर यहाँ पे देखेंगे। शैक्षिक निहितार्थ में शिक्षक को सरल से कठिन पढ़ाना चाहिए। ठीक है, शिक्षक को यानी कि पहले सरल पढ़ाना चाहिए, उसके बाद थोड़ा थोड़ा कठिन की तरफ बढ़ना चाहिए, ताकि बच्चों को पढ़ने में अच्छा लगे। ठीक है, एकदम बोझ सा ना लगे, यार सर क्या पढ़ा रहे हैं। तो पहले आप छोटे छोटे शब्दों का प्रयोग करें, आसान चीज़ों को समझाएं, उसके बाद उन्हें इंटरेस्ट आने लगेगा, फिर थोड़ा थोड़ा हार्ड लेवल बढ़ाते चले। छात्रों की रुचि के अनुसार पढ़ाना चाहिए। ठीक है, यानी कि छात्र बोले सर हमें आज गणित पढ़ना है, आप हमें गणित पढ़ाइए, या सर हमें ये पाठ पढ़ाइए, तो आप उसी हिसाब से पढ़ाएं, ना कि अपने अकॉर्डिंग। अगर आप अपने अकॉर्डिंग पढ़ाओगे तो बच्चों को मज़ा नहीं आएगा, उन्हें रुचि नहीं रहेगी पढ़ने में। ठीक है, उन्हें कुछ भी याद नहीं होगा। फिर अभ्यास और पुनरावृत्ति करानी चाहिए। ठीक है, अभ्यास और पुनरावृत्ति हर एक टॉपिक, हर एक मतलब याद करने के लिए और एग्जाम के लिए ज़रूरी है। अगर आप अभ्यास करेंगे तो लंबे समय तक आपको चीज़ याद रहेंगी। आप पुनरावृत्ति करते हैं यानी उन्हें दोहराते हैं तो ज़्यादा बेटर रहता है। ठीक है, और आपका सकारात्मक वातावरण बनाना चाहिए। ठीक है, बच्चों के प्रति सकारात्मक वातावरण बनाना चाहिए एक टीचर को। तो ये आपके नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, अधिगम की कठिनाइयाँ क्या होती हैं। ठीक है, अधिगम यानी सीखने की कठिनाइयों के बारे में। तो सीखने की कठिनाइयाँ कौन कौन सी हैं आपको यहाँ पे बताना। जब छात्र सामान्य तरीके से सीख नहीं पाता है, जब छात्र सामान्य तरीके से सीख नहीं पाता है तो उसे अधिगम की कठिनाइयाँ कहते हैं। जब छात्र मतलब कोई भी छात्र, अगर आपको टीचर पढ़ा रहा है, आपको कुछ भी समझ नहीं आ रहा है, तो वो आपके लिए क्या होती है, वो सीखने में कठिनाइयाँ होती हैं। ठीक है, सामान्य तरीके से सीख नहीं पाना है तो क्या होता है, वो कठिनाइयाँ होती हैं। ठीक है, इसको उदाहरण से समझें। जैसे कुछ बच्चे पढ़ने या लिखने में बार बार गलती करते हैं। ठीक है, उन्हें समझ नहीं आता हमें क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, अधिगम की कठिनाइयों के प्रकार लिखिए। तो अधिगम की कठिनाइयों के प्रकार आपको बताने हैं। तो अधिगम की कठिनाइयों के प्रकार भाई ये सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। ये क्वेश्चन बार बार 1-1 नंबर 2-2 नंबर में 3-3 नंबर में पूछे गए हैं। ये फर्स्ट ईयर में भी आते हैं, ये सेकेंड ईयर में भी आते हैं। ठीक है, डिसलेक्सिया पढ़ने की कठिनाई से संबंधित होता है, डिस्ग्राफिया लिखने की कठिनाई से संबंधित होता है, और डिसकैलकुलिया गणित में कठिनाई से संबंधित होता है। ठीक है, डिसकैलकुलिया यानी कि गणित, कैलकुलेशन की बात हो रही है इसमें, कैलकुलिया यानी गणित। डिसग्राफिया इतना ध्यान रखें, ग्राफिया यानी कि लिखने की कठिनाई, ग्राफ में लिखना, और डिसलेक्सिया यानी पढ़ने में। ठीक है, तो ये चीज़ आपको, ये तीनों क्वेश्चन याद रखने हैं भाई, इंपॉर्टेंट है। मैं आपको बता दूं इम्पोर्टेंट है, कई बार पूछे गए एग्जाम में ये। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है व्यक्तिगत विविधता क्या है, उदाहरण से समझाइए व्यक्तिगत विविधता क्या है। तो हर छात्र की क्षमता, रुचि और सीखने की गति, हर छात्र की क्षमता, रुचि और सीखने की गति अलग अलग होती है, इसे ही व्यक्तिगत विविधता कहते हैं। ठीक है, हर छात्र की क्षमता, हर एक बच्चे में अलग अलग क्षमताएं होती हैं, रुचि और सीखने की गति भी अलग अलग होती है। ठीक है, किसी बच्चे को गणित अच्छा लगता है तो किसी को सामाजिक अच्छी लगती है, किसी को अंग्रेजी अच्छी लगती है तो किसी को हिंदी अलग अच्छी लगती है। ठीक है, उसी हिसाब से उन्हें सीखना भी अच्छा लगता है। तो ये क्या है, व्यक्तिगत विविधता है। ठीक है, आराम से समझें, जैसे कोई छात्र जल्दी सीखता है तो कोई धीरे सीखता है। ठीक है, ये उदाहरण है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सामाजिक सांस्कृतिक विविधता क्या है। सामाजिक और सांस्कृतिक विविधता क्या है, छात्र की भाषा, संस्कृति, परिवार और समाज में अंतर को सामाजिक सांस्कृतिक विविधता कहते हैं। यानी छात्र की लैंग्वेज कैसी है, उसकी संस्कृति क्या है, उसका परिवार क्या है और समाज, इनके अंतर को क्या कहते हैं, सामाजिक सांस्कृतिक विविधता कहते हैं। ठीक है, सिंपल सी परिभाषा आपको याद रखनी है, ध्यान रखना है। ठीक है, अपने शब्दों में आप लिख के आए तो ज़्यादा बेटर रहेगा। नेक्स्ट, ग्रामीण और शहरी बच्चों की सोच अलग हो सकती है। ग्रामीण और शहरी बच्चों की सोच कैसी हो सकती है, अलग अलग हो सकती है। ठीक है, उदाहरण के तौर पे अब ये आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, शिक्षण में विविधता का क्या महत्व है। शिक्षण में विविधता का क्या महत्व है, तो हर छात्र को समझना जरूरी है, हर छात्र को समझना जरूरी है। अलग अलग तरीके से पढ़ाना चाहिए, जैसे बच्चा पढ़ना चाहता है वैसे पढ़ाना चाहिए, एक ही तरीका नहीं अपनाना चाहिए एक शिक्षक को। समावेशी शिक्षा अपनानी चाहिए, समावेशी शिक्षा अपनानी चाहिए। समावेशी यानी कि सभी बच्चों को एक साथ पढ़ाना समावेशी शिक्षा होती है। ठीक है, ये आपका क्वेश्चन हो गया। मैं आपको बता दूं दोस्तों, एक इम्पोर्टेंट जानकारी सबसे पहले मैं आपको दे दूं, मैं आपको जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आंसर करा रहा हूँ ये शॉर्ट करा रहा हूँ। ठीक है, ये शॉर्ट नोट्स है, आसान भाषा में लिखे हुए हैं। ठीक है, उनसे करा रहा हूँ, मैं आपको शॉर्ट्स करा रहा हूँ। ठीक है, शॉर्ट्स भाषा मतलब भाषा इसकी आसान है और नोट्स ताकि जल्दी आपको समझ आए। लेकिन आपको एग्जाम में लिखने कैसे, इसमें अपने भी शब्द जोड़ के लिखने हैं। यानी कि 2 मार्क्स के क्वेश्चन में आपको कितने लिखने हैं, 2 मार्क्स के क्वेश्चन में 30 शब्द का प्रयोग करना है। ठीक है, अगर आपसे 4 पूछे तो 60 का, 80 का, ऐसे शब्द आपको लिखने हैं पेपर के अकॉर्डिंग। पेपर में दिया होता है कि आपको 4 नंबर के क्वेश्चन में कितने शब्दों में आंसर लिखना है, उसी हिसाब से लिखना है। लेकिन मैं आपको जो क्वेश्चन इंपॉर्टेंट करा रहा हूँ वो समझाने के लिए करा रहा हूँ और सरल व आसान भाषा में करा रहा हूँ। ठीक है, और मैं आपको एक इम्पोर्टेंट जानकारी दे दूं भाई, अभी तक आपने बंटी क्लासेस यूट्यूब चैनल का कोर्स परचेस नहीं किया है तो कोर्स परचेस कर लो। नंबर आपको दिखाई दे रहा है 72 40 28 72 81। अगर आपको अच्छा स्कोर करना है तो भाई ये मौका आपको बार बार नहीं मिलेगा। द्वितीय वर्ष वालों, ये आपकी लास्ट साल है तो अच्छा स्कोर करो, अच्छी परसेंटेज बनाओ, ये मौका आपको बार बार नहीं मिलेगा। तो अभी तक आपने बंटी क्लासेस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो भाई जल्दी सब्सक्राइब करो और लाइक करो और प्यारी सी कमेंट करना। ठीक है, तो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आंसर ले लो, आपको व्हाट्सएप नंबर दिखाई दे रहा है 72 40 28 72 81। क्लास अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना और आगे आपके लिए नेक्स्ट क्लास लेके आएंगे सेकंड यूनिट की। ठीक है, ये आपकी पहली यूनिट के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आंसर आपको करा दिए, इनको 1-2 बार 3 बार क्लास को देख लेना अच्छे से, इंपॉर्टेंट है भाई। इनमें से काफ़ी क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे और आप नोट्स पढ़ लोगे तो आपका काम हो जाएगा, आपकी अच्छी परसेंटेज बन जाएगी, 90 के करीब बन जाएगी। ठीक है, 90+ भी बन सकती है आपकी, अच्छे से लिखोगे अच्छे से पढ़ोगे तो। ठीक है, 90-80+ सबकी जाएगी अगर आप नोट्स पढ़ते हैं, अगर आप कोर्स परचेस करते हैं और क्लास देखते हैं तो। ठीक है, तो वीडियो को लाइक कर दो और चैनल को सब्सक्राइब कर दो अभी तक नहीं किया है तो। मिलते अगली नई क्लास में। जय हिंद, जय भारत।